देखिए, कल जिस उपन्यास का हमने आरंभ किया था, उस उपन्यास के बारे में बात करते समय हमने 6 तत्वों की चर्चा की थी। किसी भी उपन्यास को पढ़ते समय ये 5-6 तत्वों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहला तत्व आता है कथानक, जिसको अंग्रेज़ी में प्लॉट कहते हैं। यह अत्यंत विस्तृत है और इसमें अनेक घटनाएँ हैं। कथानक में घटना महत्वपूर्ण होती है। घटना का मतलब है कि कोई ऐसा ऐसा विशेष कार्य जो केंद्र में रखा गया हो। संपूर्ण उपन्यास में अनेक घटनाएँ हैं, लेकिन केंद्रीय घटना इसकी है सम्राट अशोक का कलिंग पर आक्रमण और उसकी विजय। ये एक ऐतिहासिक घटना है, इसलिए इस उपन्यास को एक ऐतिहासिक उपन्यास कहा जा सकता है। लेकिन ये इतिहास नहीं, अपितु इसमें कल्पना का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। इसमें बहुत सी घटनाएँ जो हैं छोटी-मोटी, वह कल्पित घटनाएँ हैं। यानी संपूर्ण उपन्यास में मगध से आने वाले अशोक के आक्रमण और कलिंग पर उसके होने वाले परिणाम, यह एकमात्र सत्य घटना है। परंतु इस घटना को, एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, इस बड़ी घटना को परिणाम तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी छोटी-छोटी कथानकों का, घटनाओं का एक जाल बुना गया है। इसलिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस संपूर्ण 225 पृष्ठों में लगभग 100 से भी ज़्यादा घटनाएँ आती हैं। यानी एक बहुत बड़ा फलक, विस्तृत फलक आपके सामने है। कथानक को लेकर के बहुत अधिक चर्चा करते समय हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मगधराज सम्राट अशोक का जो आक्रमण कलिंग पर हुआ है, उस कलिंग मतलब मगध और कलिंग, ध्यान रहे, मगध और कलिंग, यानी आज की परिभाषा में बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा, इन दोनों में कितना अंतर है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप जीपीएस पर वो ट्राई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। यानी ध्यान रखें कि घटनाएं जब घटती हैं तो उन घटनाओं का निर्माता कोई है। घटनाएं बनती किन्हीं लोगों के कारण हैं। घटनाएं किन स्थानों पर होती है, घटनाएं किस 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 समय पर होती हैं, ऐसे प्रश्न स्वाभाविकतः हमारे मन में उठने चाहिए। उपन्यास पढ़ने का अपना एक विशेष ढंग है। पहली बार, ध्यान रखें, मैं बहुत बार छात्रों से कहता हूं कि इतना बड़ा उपन्यास जो है 225 पृष्ठों का, उस उपन्यास को पढ़ने की पहले अपने मन की तैयारी होनी चाहिए। मैं जो कुछ सूत्र बता रहा हूं, इन सूत्रों के आधार पर आप केवल अमिता ही नहीं, आपका बंटी ही नहीं, विश्व के किसी भी उपन्यास का अध्ययन कर सकते हैं। वैसे उपन्यास में 2 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है अनुभूति पक्ष का, और दूसरा होता है अभिव्यक्ति पक्ष का। अनुभूति पक्ष में ये सारी चीजें आती हैं, कथानक, पात्र या चरित्र, देश काल या वातावरण, संवाद। लेकिन उद्देश्य और जो अभिव्यक्ति पक्ष है, उसमें
संवाद और भाषा शैली, ये दो तत्व आते हैं। इसलिए देखिए, जब हमने आपको पाठ्यक्रम दिया था, उस पाठ्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही थी कि आपको इसका कथ्यपरक और शिल्पपरक अध्ययन करना है। कथ्य में कथानक, पात्र या चरित्र, देशकाल, वातावरण और उद्देश्य, ये चार तत्व आते हैं। और शिल्प पक्ष में संवाद और भाषा शैली, ये दो तत्व आते हैं। तो हम जब घटनाओं का विस्तीर्ण अध्ययन करने लग जाते हैं, तो देखिए, बार बार मैं कहूंगा कि एक ऐतिहासिक घटना है, और इस ऐतिहासिक घटना के आधार पर जो छोटे मोटी घटनाएं जोड़ने की कोशिश की हैं कल्पना के द्वारा, तो वह काल्पनिक कथानक भले ही हो, लेकिन है वो सत्य की पृष्ठभूमि पर आधारित। यानी आजकल देखिए, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे टीवी सीरियल, बहुत सारी वेब सीरीज, ये लिखा होता है सत्य घटना पर आधारित। मतलब ये उपन्यास सत्य घटना पर आधारित एक काल्पनिक उपन्यास है। अब इसमें बार बार मैं कह रहा हूं कि घटनाएं, यानी कोई एक वाकया, कोई एक घटना, कोई एक प्रसंग जब घटता है, तो वह प्रसंग निर्माण करने वाले कुछ लोग अवश्य होंगे। देखिए, अगर एक पुस्तक मैं यहां से वहां रख रहा हूं, ये पुस्तक एक वस्तु है, पुस्तक ले जाना एक घटना है, ले जाने वाला मैं हूं, मैं यहां से वहां तक ले गया। उसी प्रकार से उपन्यास में जो प्रसंग होते हैं, जो घटनाएं होती हैं छोटी मोटी, उन सभी उपन्यासों में घटने वाली छोटी मोटी घटनाओं, प्रसंगों को घटाने वाला कोई व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं पात्र। दूसरा तत्व आ जाता है, मतलब कथानक घटना प्रधान होता है, और ये घटनाएं जिनके द्वारा घटित होती हैं उनको हम पात्र कहते हैं। पात्र भी दो प्रकार के होते हैं, मुख्य पात्र और गौण पात्र। गौण का मतलब होता है जो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। यानी जब भी हम उपन्यास का अध्ययन करने जा रहे हैं, खास करके इस उपन्यास का अध्ययन करने जा रहे हैं अमिता का, तो अमिता इस उपन्यास में सबसे प्रधान पात्र अमिता है, इसीलिए इस उपन्यास का नामकरण अमिता हुआ है। यानी किसी भी उपन्यास या कहानी का नामकरण केंद्रीय घटना, केंद्रीय पात्र के आधार पर होता है। जैसे प्रेमचंद जी का गोदान, गोदान उपन्यास का नामकरण गोदान की घटना के आधार पर है, महत्वपूर्ण प्रधान घटना, केंद्रीय घटना। उसी प्रकार अमिता उपन्यास का नामकरण जो किया गया है, वह केंद्रीय पात्र के नाम पर आधारित हुआ है, अमिता। अब देखिए, जो पात्र हैं, दो प्रकार के मैंने पात्र कहे। पात्रों का वर्गीकरण बहुत विभागों में किया जा सकता है। एक तो मैंने वर्गीकरण बताया पहला, प्रमुख पात्र और गौण पात्र, या मुख्य पात्र या सहायक पात्र। अब मुख्य पात्र और गौण पात्र, इनमें हम फर्क कैसे करें? मुख्य पात्र वे पात्र होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं, जिनके बाह्य और अंतर चित्रण में अंतर आ जाता है, फर्क पड़ जाता है। जैसे देखिए, संपूर्ण उपन्यास में बहुत से ऐसे पात्र हैं जिनमें कोई अंतर नहीं आता, वो प्रमुख पात्र नहीं बन सकते। जैसे प्रहरी है, जिसको मराठी में हम पहाड़ी करी कहें, वो उसका अपना काम कर रहा है। कोई सैनिक है, वो अपना काम कर रहा है। कोई भिक्षुक है, वो अपना काम कर रहा है। कोई पुजारी है, वो अपना काम कर रहा है। इनके अपने जीवन में वे अपनी इच्छा से कोई बदलाव नहीं ला सकते, वो गौण पात्र हो जाते हैं। लेकिन प्रमुख पात्र वे पात्र होते हैं जो पात्र अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी संवेदना के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार संपूर्ण कथानक को प्रभावित करते हैं, केवल स्वयं को नहीं, अन्य लोगों को प्रभावित करते हैं।
अन्य चरित्रों को प्रभावित करते हैं। पात्र को चरित्र भी कहा जाता है, उर्दू में किरदार कहा जाता है, अंग्रेजी में कैरेक्टर कहा जाता है। तो ध्यान रखिए कि जो पात्र अपने चरित्र की छाप छोड़ने में समर्थ होते हैं उनको चरित्र कहा जाता है, उनको किरदार कहा जाता है, उनको प्रमुख पात्र कहा जाता है, मुख्य पात्र कहा जाता है। अब ये एक वर्गीकरण हुआ, प्रमुख पात्र और गौण पात्र। दूसरा वर्गीकरण यह भी हो सकता है स्त्री पात्र और पुरुष पात्र, लिंग के आधार पर। अब इसमें अमिता एक लड़की है तो स्त्री पात्र हो गए, उसकी माता, उसकी दादी मां या दासियां, हिता, वापी, ये सारे स्त्री पात्र आ जाते हैं। और पुरुष पात्रों में अशोक है, करवेल है, अमात्य सुकंठ है, आचार्य सुकंठ है, सेनापति भद्रकीर्ति है, उसका बेटा सूर्यकीर्ति है, मोद है, सौमित्र है, उसके मित्र हैं। इस प्रकार से भी पात्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। और भी अधिक पात्रों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इतना मान लीजिए कि पात्र का चरित्र चित्रण, आपको इस प्रकार प्रश्न आ सकता है, अमिता उपन्यास की नायिका अमिता का चरित्र चित्रण कीजिए, तो आप कैसे करेंगे वो भी ध्यान में रखना है। इसके उपरांत महारानी नंदा देवी का चरित्र चित्रण कीजिए, क्योंकि यह एक स्त्री प्रधान उपन्यास है। इसमें पुरुष पात्र तो हैं लेकिन वह सारे पीछे रह जाते हैं, सह भूमिका में आ जाते हैं, प्रमुख भूमिका में नहीं आ जाते। इसलिए देखिए कि इस उपन्यास में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं को प्रभावित करने वाले जो पात्र हैं वो परिवर्तनशील पात्र, वह प्रमुख पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पशु पात्र भी बहुत से हैं, घोड़ा है, कुत्ता है, गाय है, भैंस है, बैल है, लेकिन वो बहुत कम, और उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता क्योंकि वो अपने मालिक के आदेश पर जैसा करना है वैसा कर देते हैं। कुछ कबूतरों का भी उल्लेख इसमें बार बार आ जाता है। तो आपको ये समझना है, ये देखना है, ये निश्चित करना है, ये सुनिश्चित करना है कि आप किस प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे। पात्रों का वर्गीकरण होने के उपरांत किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण करने के लिए दो प्रविधियां होती हैं, दो अलग अलग शैलियां होती हैं। एक है क्लोजअप और दूसरी है स्लो डाउन। क्लोजअप और स्लो डाउन। क्लोजअप में क्या होता है, जिस पात्र का चरित्र चित्रण आपको करना है, उत्तर लिखना है जिस पर, उसकी आयु क्या है ये देखना पड़ेगा, उसका लिंग क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसकी केशभूषा कैसी है। यह होगा क्लोजअप। क्लोजअप यानी जो सिनेमेटोग्राफी में प्रयुक्त होता है कि नायक ऐसा है, नायिका ऐसी है, उसकी शक्ति यह है, उसे क्या क्या आता है, उसका हाथ ऐसा है, वो फाइट कर सकता है या नहीं, वो युद्ध कर सकता है या नहीं, वो लूला लंगड़ा है क्या, वह स्वस्थ है, वो जवान है, नौजवान है। इस प्रकार का जो क्लोजअप, मतलब शारीरिक विशेषताएं जिसमें आ जाएं, ये सारी बातें आपको क्लोजअप शैली में मिलेंगी। और दूसरी है स्लो डाउन, मतलब केवल मनुष्य केवल बाह्यांग नहीं होता, मनुष्य केवल बाह्य शरीर नहीं होता, अपितु उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं उसे कहा जाता है स्लो डाउन। मतलब किसी एक चरित्र का आप वर्णन कर रहे हैं तो क्लोजअप शैली से उसकी आंखें कैसे, उसके नाक कैसे हैं, उसकी मूछें कैसे हैं, उसके बाल कैसे हैं, उसका शरीर कैसा है, ये आप बता सकते हैं। लेकिन आपको महत्वपूर्ण बात क्या है, आप
उस व्यक्ति के मन में क्या विचार चल रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। और वह केवल सीधे सीधे वर्णन करके नहीं चलेगा, उसे धीरे धीरे स्पष्ट करना पड़ेगा। और ये कैसे स्पष्ट करेंगे? उसके वर्तन से। वो चालता कैसे है, वो बोलता कैसे है, वो दौड़ता कैसे है, वह कहता कैसे है, वह लोगों से संपर्क कैसा करता है, उसकी चारित्रिक सारी विशेषताएं जो हैं वो उसके मन के भावों के तत्वों के आधार पर आती हैं। इसलिए जब किसी भी चरित्र का या पात्र का चरित्र चित्रण करने पर प्रश्न आ जाए आपको, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उसकी शारीरिक विशेषताएं बतानी है, उसकी वेशभूषा, केशभूषा, आयु इत्यादि का वर्णन करना है, उसके रंग रूप का वर्णन करना है, लेकिन बाद में उसके मन में क्या चल रहा है इसका भी वर्णन करना है। तो ये ध्यान रखिए, कुछ मोटी मोटी बातें हैं। जिस प्रकार आपको प्रश्न आएंगे परीक्षा में, मैं बार बार ये कहता हूं कि विद्यार्थी हमेशा के लिए विद्यार्थी होता है, लेकिन परीक्षा काल में परीक्षार्थी होता है। तो परीक्षा की दृष्टि से हमें ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर लिखें। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, अमिता उपन्यास का कथानक लिखिए। अब देखिए 225 पृष्ठों में जो संपूर्ण उपन्यास है, हालांकि ये बहुत छोटा उपन्यास है, इसका बृहद रूपांतर अलग है, ये छात्रों के लिए आवृत्ति है इसकी। तो लगभग 500 या 225 पृष्ठों का ये उपन्यास, अगर आप उसका कथानक लिखने जाएंगे तो कम से कम 20 पृष्ठ तो लिख सकेंगे, लेकिन इतना लिखना नहीं है आपको। कथानक को अत्यंत शॉर्ट में लिखिए, संक्षेप में लिखिए। ध्यान रहे, आजकल एक नई प्रविधि आई है परीक्षण की, शब्दों की संख्या के आधार पर आप 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ ऐसा कह सकते हैं कि मैंने उत्तर लिखा, लेकिन आपको ये लिखने आना चाहिए, ये बताने आना चाहिए कि मैंने कितने शब्दों में लिखा। इसलिए शब्दों की स्फीति पर ध्यान दें, शब्दों की संख्या पर ध्यान दें। मैं फिर से चलता हूं पात्रों की ओर। तो इस उपन्यास में जो केंद्रीय पात्र है अमिता, उसका वर्णन कैसा है? उपन्यास लीजिए, मैं आज कल भेजना मैं भूल गया, मैं आज शाम तक आपको इसकी पीडीएफ कॉपी भेज दूंगा, तो पढ़ते समय आपको पता चलेगा कि क्या क्या चल रहा है, कैसा नहीं। अब देखिए, जो अमिता है, केवल एक पात्र की बात मैं कर रहा हूं जो केंद्रीय पात्र है, साथ ही साथ इसका अन्य पात्रों से संबंध क्या है। उसकी माता कौन है? तो उसकी माता नंदा है, जो इस समय महारानी है, बाद में जाकर के वो राजरानी बन जाएगी, महारानी बन जाएगी। यानी अमिता जब तक सिंहासन पर महारानी के रूप में अधिष्ठित नहीं होती, तब तक महारानी का काम नंदा उसकी माता करेगी, और बाद में वह राजमाता बन जाएगी, क्योंकि वह राजा की माँ है, यानी राज सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति की माँ है। उसकी आयु क्या है, उसके विचार कैसे हैं, और बार बार देखिए, पहले प्रकरण में ही आपको पता चल जाएगा। पहले प्रकरण का नाम है माता का उपदेश। माता का उपदेश, इसी प्रकरण में आपको पता चल जाएगा कि नंदा और अमिता का स्वभाव क्या है। मैं बार बार शब्द कह रहा हूं, स्वभाव, अपना भाव, उनका नेचर, उनका कल्चर क्या है, वो किस धर्म की ओर आकृष्ट हैं। चलते चलते मैं ये बता दूं आपको, ये सारा उपन्यास एक संघर्ष है। संघर्ष है मन का, हिंसा का और अहिंसा का। संघर्ष है युद्ध और शांति का। संघर्ष है अच्छाई का और बुराई का। संघर्ष है हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और बौद्ध धर्म में व्याप्त अच्छाइयों का। संघर्ष है राजा और लोगों का। संघर्ष है सम्राट और जनता का। और यह संघर्ष आपको दिखाया जाएगा संपूर्ण घटनाओं में। ध्यान रहे, किसी भी कथानक में,
किसी भी उपन्यास के कथानक में संघर्ष तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दो चीजों का जब तक संघर्ष नहीं होता, दो चीजों में जब तक अनबन नहीं होती, दोनों में जब तक कोई व्यत्यास नहीं होता, विरोध नहीं होता, तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ती। और ये कहानी आगे बढ़ाने में सहाय करते हैं पात्र। इन पात्रों में जैसे मैंने कहा, वर्गीकरण करते समय प्रमुख पात्र और गौण पात्र ये एक वर्गीकरण हो सकता है। स्त्री पात्र और पुरुष पात्र ये एक वर्गीकरण हो सकता है। स्त्री पात्रों में महत्वपूर्ण पात्रों की मैंने चर्चा की थी। अमिता स्वयं, अमिता की माता नंदा, अमिता की दादी माँ राजमाता, अमिता की दासी जो उसको संभाल रही है वह हिता, हिता की माता वापी। इस प्रकार के महत्वपूर्ण स्त्री पात्र हैं। पुरुष पात्रों में सम्राट अशोक जो बहुत बाद में आता है। सम्राट अशोक इस उपन्यास में बहुत छोटा पात्र है, लेकिन उसका आतंक संपूर्ण उपन्यास पर छाया हुआ है। अन्य पात्रों में आचार्य सुकंठ हैं, सेनापति भद्र कीर्ति है, उसका बेटा सिंह कीर्ति है, सेठ सौमित्र है, अन्य अन्य बहुत सारे पात्र हैं। तो ये बहुत सारे पात्र हैं, पुरुष पात्र हैं। इन पात्रों के द्वारा घटना का वहन कैसे किया जाता है, घटनाएं आगे बढ़ती कैसी हैं। मैंने पहले कहा था कि कथानक घटना प्रधान होता है और इन घटनाओं को आगे ले जाने वाले जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको हम पात्र कहते हैं, उनको हम चरित्र कहते हैं। अब हम अगले तत्व की ओर जाएंगे, वह है देश काल। देश का मतलब होता है स्थान और काल का मतलब होता है समय। ध्यान रहे, संपूर्ण उपन्यास केवल एक ही स्थान पर घटा है, कलिंग राज्य, या यूं कहे कलिंग राज्य की राजधानी वैशाली। लेकिन इसमें बार बार जिक्र आता है सम्राट अशोक के मगध का। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र उर्फ कुसुमपुर। मतलब कुसुमपुर से या पाटलिपुत्र से सम्राट अशोक बहुत बड़ी सेना लेकर के कलिंग की राजधानी वैशाली पर आक्रमण कर रहा है। तो ये दो स्थान बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन दो स्थानों को लेकर के जब हम देशकाल वातावरण की बात करते हैं तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि दोनों में, आज जैसे मैंने अभी कहा था कि मगध का आधुनिक नाम बिहार है, पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम पटना है, और कलिंग का आधुनिक नाम उड़ीसा या ओडिशा है, जिसको उत्कल भी आजकल कहा जाता है। और उस समय की वैशाली का नाम आज भुवनेश्वर मान लिया जाए। तो इसमें कितना अंतर है ये आपको देखना पड़ेगा। और ये अंतर देखने के उपरांत आपको इस बात का पता चल जाएगा कि किस प्रकार से लेखक ने, उपन्यासकार ने इन दो स्थानों और बीच में आने वाले स्थानों को, अब देखिए, केवल वैशाली या कलिंग राज्य कह करके नहीं चलेगा। कलिंग में राजमहल, राजसभा, श्रीशैल दुर्ग, कुछ ग्राम प्रांतर, कुछ इलाके और कुछ ऐसी सीमाएं जहां से अशोकाक्रमण हो रहा है, ये सारे स्थान उसमें महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जैसे राजमहल की हम बात करें तो राजमहल में अमिता का कक्ष, राजसभा में अमिता का सिंहासन, राजवाटिका, वाटिका का मतलब बगीचा, बगीचा में वो किस प्रकार जाती है, मतलब वो स्थान कैसे हैं। एक मानचित्र, एक नक्शा आपके मन मस्तिष्क में छा जाना चाहिए, तभी आपको पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें एक महत्वपूर्ण और घटना का जिक्र मैं करना चाहूंगा कि महाबली यज्ञ
जो 5वां प्रकरण का शीर्षक है, 5वें और 6ठे प्रकरण में जिसका उल्लेख आता है, वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है नगर तोरण, मतलब जहां से शिव, जिसे मराठी में कहा जाता है शिव, जहां से ग्राम में, नगर में प्रवेश करने के लिए एक क्या कहते हैं, एक कमान बनी होती है, जिसको तोरण कहा जाता है। उस तोरण के समय का भी स्थान का भी उल्लेख है। इसलिए धीरे धीरे सारा उपन्यास पढ़ते समय आपको इस बात का पता चल जाएगा कि कौन कौन सा स्थान है, कैसा स्थान है। और महत्वपूर्ण स्थान एक आता है, वह है चैत्य विहार। चैत्य विहार मतलब बौद्धों का प्रार्थना स्थल, जिसमें प्रायः अमिता की माता नंदा पूजा के लिए जाती है, तथागत गौतम बुद्ध और उनके आदर्शों की पूजा करने के लिए। वो स्थान भी महत्वपूर्ण है। युद्ध भूमि महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण बातें आ जाती हैं। अगली चीज है काल या समय। ये समय कब का है? ईसा से पूर्व 2री शताब्दी का, जब सम्राट अशोक ऐतिहासिक रूप से मगध पर राज करते थे, उस समय की बात है। तो आपको ये धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा कि इसमें अलग अलग स्थान और समय का भी महत्व है। ध्यान रहे, मैंने इससे पूर्व आपसे कहा था कि यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, तो इसमें एक इतिहास की काल गणना, जिसको हम कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ईसा से पूर्व 1ली-2री शताब्दी का कालखंड है, जब सम्राट अशोक संपूर्ण भारतवर्ष पर ही नहीं अपितु श्रीलंका, ब्रह्मदेश, चीन, मंगोलिया, जापान तक जिनका साम्राज्य फैला हुआ था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में सिलोन में भेजा था धम्म प्रचार के लिए। तो ये सारा आपके ध्यान में आना चाहिए कि काल कौन सा है। अब तीसरी चीज है देश काल, और तीसरी चीज है वातावरण। क्या है वातावरण? उस समय का वातावरण कैसा है? वातावरण 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य वातावरण और एक अंतर्गत वातावरण। बाह्य वातावरण में आपको ये नजर आएगा आपको कि कलिंग की नगर रचना कैसी है, कलिंग में नगर द्वार कैसे बनाया जाता था, कलिंग में किस प्रकार से रास्ते थे, किस प्रकार से बाजार थे, वाणिज्य विधियां थी, कलिंग में किस प्रकार से यज्ञ वेदियां बनती थी, कलिंग में किस प्रकार से बलि प्रथा थी, कलिंग में किस प्रकार से युद्ध की तैयारियां की जाती थी, यानी उसका माहौल कैसा बनता था। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। फिर यज्ञ के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कितने पशुओं की बलि दी जा रही है, कितने घड़े मदिरा लगने वाली है। तो ये सारी चीजें आपके ध्यान में आए। और युद्ध की तैयारी के लिए तलवारें कैसी बन रही हैं, धनुष्य बाण का निर्माण कैसे हो रहा है, किस प्रकार से लोग राज्य कोष में दान दे रहे हैं युद्ध के कर के रूप में। तो ये छोटी मोटी बातें होती हैं। साथ ही साथ वातावरण की निर्मित, वहां की वास्तु संरचना कैसी है, वहां के बगीचे किस प्रकार हैं, वहां बयार कैसे बहती है, वहां कौन कौन से पंछी चहचहाते हैं, वहां कौन कौन से पशु पक्षी आ जाते रहते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण पात्र मैं जानबूझकर टाल रहा था, लेकिन अब लोभ का संवरण नहीं हो रहा, इसलिए कहता हूं। इसमें एक छोटा कुत्ता भी है जिसका नाम बभ्रू है। वो बभ्रू किस प्रकार से अमिता के साथ हमेशा रहता है, इसका भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, धीरे 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 हम देखते हैं कि देश काल वातावरण, जिसको अंग्रेजी में म्याल्यू कहा जाता है, वो पात्र के बाद एक महत्वपूर्ण तत्व आ जाता है। यानी कथानक के बाद पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा देश काल वातावरण, ये 3 तत्व महत्वपूर्ण हैं। और चौथा तत्व तो मैंने कहा था आपसे, उद्देश्य, लेखक का उद्देश्य क्या है।
यानी कथ्य परक अध्ययन अगर हम करें उपन्यास का, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व आ जाता है, वह है उद्देश्य। और ध्यान रखिए, उपन्यास पढ़ने से पहले मैंने कहा था कि इस उपन्यास का मूल उद्देश्य है विश्व शांति का प्रयास। दो विश्व युद्धों की प्रासंगिकता से झुलसे हुए वर्तमान को किस प्रकार से इतिहास में घटे हुए युद्ध और शांति का संदेश किस प्रकार दें, यह महत्वपूर्ण बात थी, ये उद्देश्य है। लेकिन ये उद्देश्य आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप इस उपन्यास को कम से कम 6 बार नहीं पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे कि 250 पृष्ठों का उपन्यास हम 6 बार कैसे पढ़ सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। और ध्यान रहे, आप जितना अधिक पढ़ोगे उतना ही आप अधिक लिख पाओगे। परीक्षाएं हमारी लेखन पद्धति पर अवलंबित हैं। पता नहीं कोरोना काल में या फिर से वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होंगी या नहीं, या फिर लेखी परीक्षाएं होंगी। चाहे जैसी परीक्षाएं हो, आपका अध्ययन अत्यंत गहरा होना चाहिए। अब मैं रुकने से पहले, हमारे केवल 5 मिनट रहे हैं, 2 मिनट में एक बात खत्म करना चाहूंगा। वो बात यह है कि यदि आप, यानी उदाहरण देता हूं, मक्खन चाहते हैं तो मक्खन के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गाय का दूध निकालना पड़ेगा। दूध निकालने के बाद उस दूध को उबालना पड़ेगा। उबालने के बाद उस दूध को ठंडा करना पड़ेगा। उस दूध को ठंडा करने के उपरांत उसे जामन लगाना पड़ेगा दही का। फिर उसकी दही बन जाएगी। दही के बाद उसे बिलोना पड़ेगा, मथनी से बिलोना पड़ेगा। बिलोने के बाद छाछ छाछ नीचे रह जाएगा, ऊपर ऊपर माखन आएगा, और उस माखन को फिर गर्म करने के उपरांत उससे घी निर्माण होगा। दूध में घी होता है, लेकिन इतनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार से किसी भी उपन्यास में उद्देश्य नाम का जो घी है, उसको पाने के लिए आपको कथानक को गर्म करना पड़ेगा। कथानक को हम दूध समझें, उसमें पात्रों का जामन लगाना पड़ेगा। उसे वातावरण की रवि से, बिलोई से बिलोना पड़ेगा। उसका दही बनाना पड़ेगा, उसका मक्खन निकालना पड़ेगा, और फिर उसे गर्म करके उसका उद्देश्य आप बाद में प्राप्त कर सकते हैं, तब घी बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमिता उपन्यास को किस प्रकार हम पढ़ें। आज हमने कथ्य परक अध्ययन किया। कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, देशकाल वातावरण, और चौथा उद्देश्य। कल की तासिका में हम इसका शिल्पगत अध्ययन करेंगे, और शिल्पगत अध्ययन 2 चीजों पर होगा, एक है भाषा शैली और दूसरे है संवाद। ठीक है, हमारा समय समाप्त हो रहा है। आपको भी अगली जोशी सर जी की तासिका करनी है। नमस्कार, कल फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।